व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। आपके लिए बच्चों मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ये जो आपका +2 का चैप्टर है बच्चों, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसी का ये टॉपिक है। रिप्रोडक्शन में कई प्लांट के अंदर किस तरह से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो हमने बच्चों आपको जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलप होते हैं, या जो पोलन सैक होते हैं वो किस तरह से डेवलप करते हैं। तो उसी से हम आगे लेते हैं। जब हमने पोलन जो ग्रेन, यानी ये जो पार्ट था पोलन ग्रेन्स का, जो फॉर्मेशन था, ये छोड़ दिया था कि कैसे बनेंगे पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स, तो उसी को थोड़ा सा पीछे आपको मैं बताता हूँ। हमने आपको बताया था कि जब हम एक एंथर का बच्चों सेक्शन काटते हैं, जो मेल पार्ट होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा है ना, एक फ्लावर में हमने बताए थे कि जो मेल पार्ट होते हैं उसको हम स्टेमन कहते हैं। और जो स्टेमन है, इस स्टेमन के भी दो पार्ट हैं, एक फिलामेंट आपको बताया था बच्चों, और दूसरा हमने नाम दिया था एंथर का। तो जो ये प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इनमें जो एंथर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एक तो वो एंथर होते हैं जो एक ही लोब वाले होते हैं, उसको हमने बताया था मोनोथीकस, और एक वो होते हैं जो होते हैं दो लोब वाले, उसको कहते हैं बाइथीकस या फिर डाइथीकस। तो जो ये बाइथीकस या डाइथीकस लोब वाले एंथर होते हैं बच्चों, जब आप इसको सेक्शन काटोगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे, तो मैंने बताया था कि जब हम इसका एक यंग, यानी कि जैसे कहते हैं एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, इसका टीएस, तो आपको इसके अंदर क्या मिलेगा। जैसे बाहर की जो ये लेयर है आउटर, ये तो एपिडर्मिस मैंने बताई थी आपको कि ये तो एपिडर्मिस होती है, क्योंकि सभी जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी प्लांट्स की जो आउटर, यानी जैसे कहते हैं बाउंड्री होती है, वो एपिडर्मिस से बनी होती है, ये एपिडर्मल टिश्यू से बनी होती है। तो ये तो एपिडर्मिस सभी, यानी कि जैसे कहते हैं बॉडी के जो पार्ट होते हैं प्लांट के, उनको कवर करती है, उनको ढकने का काम करती है। तो ये एंथर क्योंकि एक पार्ट है, जैसे बॉडी का पार्ट है, या ये कि ये एक जो स्टेमन है उसी का यानी कि भाग है, अगला एंटीरियर पार्ट है, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो एपिडर्मल सेल से बनी हुई है। तो ये तो एपिडर्मिस होगी। और यदि हम इसके जो नीचे की सेल मैंने आपको बताई थी बच्चों, जब आप इसके नीचे की जो सेल्स देखते हैं, ये सभी सेल्स कैसी होती हैं, ये सारी की सारी सेल्स कहलाती हैं हाइपोडर्मल सेल्स। ये हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं, यानी कि जस्ट बिलो एपिडर्मिस की हैं। और ये इसमें कोई इस तरह से आपको नहीं पता चलेगा कि भी कहाँ पर ये जैसे ना लोब वगैरह कहाँ है इसमें। लेकिन जब आप इसका और जैसे जैसे मेच्योर होता रहेगा तो इसके अंदर लोब बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये दो टाइप के, जैसे अभी मैंने बताया, एक तो होते हैं मोनोथीकस और एक होते हैं डाइथीकस। तो मैंने इसी में पिछली वाली वीडियो में बच्चों आपको ये भी बताया था कि जो ये सेल्स होती हैं हाइपोडर्मल सेल्स, ये मेरिस्टेमेटिक होती है नेचर में, यानी कि एक तरह से डिवाइड करने की एबिलिटी होती है। इन्हीं सेल्स के अंदर क्या है, इन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं जो कॉर्नर की होती है। जैसे मान लो इसमें दो लोब बनेंगी बच्चों, तो दो लोब जब बनती हैं तो मैंने बताया था कि जो ये लोब हैं, इन लोब के कॉर्नर की जो सेल्स होती हैं, इन लोब की जो कॉर्नर वाली सेल्स होती हैं, ये कॉर्नर वाली सेल्स डिफ्रेंशिएट करके बताया था क्या बनाती हैं, आर्कीस्पोरियल सेल। ये आर्कीस्पोरियल सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर जाती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और जब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स बनती हैं तो ये आर्कीस्पोरियल सेल्स ही डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं, और उसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही हम ये बना रहे हैं माइक्रोस्पोर। तो वो जो मैंने बताया था कि जब आप इस आर्कीस्पोरियल सेल्स में डिवीजन देखोगे, तो हमने स्टार्ट में बताया था कि आर्कीस्पोरियल सेल्स डिवाइड करके दो टाइप की सेल्स बनाती हैं। एक प्राइमरी पैराइटल सेल्स, जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स होती हैं, ये सेल्स तो क्या बनाती हैं, ये पोलन सैक बनाती है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इसका जो मैंने पूरा डिटेल कैसे, यानी कि आर्कीस्पोरियल सेल्स डिवाइड करके दो टाइप की सेल्स बनाएगी, एक आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स और दूसरी बनाएगी इनर। इनर कौन सी होती है, स्पोरोजीनस, स्पोरोजीनस मदर सेल। ये दो टाइप की सेल्स बनाती हैं बच्चों आर्कीस्पोरियल सेल्स कॉर्नर की। सबसे पहले क्या हो गया, जो एंथर है, एंथर की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी इनिशियल स्टेज में, ये डिफ्रेंशिएट करके आर्कीस्पोरियल सेल्स बनाती हैं कॉर्नर की। जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप मेरी देखोगे कि जो एक एंथर है, जो डाइथीकस एंथर है स्पेशली, उसमें कितने बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक डेवलप करते हैं। और यदि आप मोनोथीकस पढ़ोगे तो मोनोथीकस में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करते हैं।
तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है ये जो आउटर वाली सेल्स होती हैं, यानी कि जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, अब ये आर्किस्पोरियल सेल्स क्या करती हैं, ये डिवाइड करती हैं और डिवाइड करके दो टाइप की सेल्स बनाती हैं, आउटर प्राइमरी पैराइटल और इनर स्पोरोजिनस। तो हमने ये वाला जो पार्ट था प्राइमरी पैराइटल सेल से किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करते हैं, ये पिछली वाली वीडियो में आपको बच्चों ने समझाया था। तो ये मैंने थोड़ा पिछला आपको इंट्रोडक्शन दिया है, लेकिन आज हम इसी से आगे का जो पार्ट है वो अब आपको बताते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये माइक्रोस्पोर्स कैसे बन रहे हैं, यानी कि पोलन ग्रेन। तो किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, यानी कि जो दूसरी टाइप की सेल्स हैं, अब सेकेंड जो सेल्स थी इनर, ये जो इनर सेल्स थी, इस इनर सेल को हमने नाम दिया था कौन सा, स्पोरोजीनस। ये स्पोरोजीनस सेल्स हैं, ये स्पोरोजीनस सेल होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, या पोलन मदर सेल्स, जो पोलन ग्रेन को बनाने वाली मदर सेल हैं, पीएमसी के नाम से भी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं एमएमसी शॉर्ट में, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अगर आप इसकी प्लॉइडी देखोगे बच्चों, तो इसकी प्लॉइडी होती है 2n, ये होती हैं डिप्लॉइड। अब जब ये डिप्लॉइड हैं तो ये क्या काम करती हैं, पहले ये माइटोटिकली डिवाइड करती रहती हैं और माइटोटिकली जब डिवाइड करेंगी तो नंबर ऑफ क्या बना लेती हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना लेती हैं एमएमसी। और जब ये बहुत सारी सेल बन जाती है तो एक साथ अरेंज होगी, क्या बन जाता है, एक स्पोरोजीनस टिश्यू। हम इसको कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एक साथ इकट्ठी हो गई, क्योंकि वो आपस में एडियर हो रही हैं, वो आपस में चिपकी होती है, जैसे जैसे बनती रहती हैं वो अभी सेपरेट नहीं होती हैं। फाइनली कब सेपरेट होंगी, क्योंकि उनको एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं वो होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा आपने पढ़े भी होंगे, क्या होते हैं ये प्लाज्मोडेस्माटा, एक इंटरकनेक्शंस होते हैं जो प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं। तो ये सेल अभी आपस में एडियर करी हुई हैं, चिपकी हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे प्रोसीड होता रहेगा, डेवलपमेंट आगे चलता रहेगा, तो उस स्टेज में क्या होती हैं, ये फिर धीरे धीरे जो प्लाज्मोडेस्माटा का जो कनेक्शन है ये ब्रेकअप हो जाता है। किससे, कि यही सेल जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, ये अपने अंदर एक लेयर यानी डेवलप कर लेती हैं, किसकी, कैलोज की। ये कैलोज की एक लेयर बना लेती हैं और ये जो कैलोज होता है ये एक ऐसा यानी कि जैसे कहते हैं सब्सटेंस है जो इस कनेक्शन को ब्रेकअप कर देगा। जब ये कनेक्शन यानी कि हट जाता है तो ये जितनी भी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं बच्चों, ये सेपरेट हो जाती हैं और शेप में राउंडेड हो जाती हैं। अब ये इस तरह से नंबर ऑफ यानी कि सेल्स आपको इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मिलेंगी। जब आप इनको देखोगे तो इन सभी सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, 2n डिप्लॉइड। अब ये राउंडेड हो गई, सेपरेट हो गई और नेचर में डिप्लॉइड हैं। अब इन सेल के अंदर क्या होगी, इन सेल के अंदर होती है मियोसिस। आप जानते हैं कि कोई भी गैमीट बनाने के लिए मियोसिस होना चाहिए, रिडक्शनल डिवीजन है ये, क्योंकि अभी मैंने बताया ये 2n है, डिप्लॉइड है। तो जब ये डिप्लॉइड सेल्स क्या काम करेगी, मियोटिकली डिवाइड करती हैं और जब ये सेल मियोटिकली डिवाइड करती हैं तो इन सेल के डिवीजन से, मानो सपोज ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है एमएमसी, इसका ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बच्चों, ये जैसे +1 वगैरह में पढ़ा होगा सेल डिवीजन कैसे होता है, मियोसिस कैसे होती है। तो मियोसिस 2 फेजेज में कंप्लीट होती है। एक मियोसिस को कहते हैं फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट और एक दूसरी होती है मियोसिस सेकेंड। यानी कि जो पहली डिवीजन है वो रिडक्शनल डिवीजन है और जो दूसरी डिवीजन होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है, जिसको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बच्चों कि जो मियोसिस फर्स्ट है, इस मियोसिस फर्स्ट में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड करके 2 डॉटर सेल यानी कि जैसे कहते हैं 2 सेल बनाई। लेकिन सेल जब ये बनती हैं तो आपने ये भी पढ़ा होगा, जब ये डिवीजन पढ़ी होंगी मियोसिस और माइटोसिस, तो ये बच्चों 2 यानी जैसे कहते हैं इसकी फेजेज होती है। इसमें 2 यानी स्टेप्स होते हैं। पहले कौन सा स्टेप होता है, या कैरियोकाइनेसिस। तो पहले होगा जो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस आप समझते होंगे, कैरियोकाइनेसिस का क्या मीनिंग होता है, यानी कि डिवीजन इन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होती है तो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस हैं वो आते हैं और धीरे धीरे यानी कि उन चेंजेस से क्या होगा कि न्यूक्लियस उसका डिवाइड करके 2 बना लेगा। बाद में फिर साइटोकाइनेसिस आता है, सेकेंड यानी स्टेप होता है उसका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म।
तो अल्टीमेटली क्या होगी कि जो एक एमएमसी है यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो मियोटिकली डिवाइड जब करती है तो उसे इनिशियल में क्या बनती है, अर्ली यानी कि मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बन जाएंगी, 2 सेल बन गई। ये दोनों सेल फिर फर्दर यानी कि जो सेकेंड डिवीजन होगी, जब सेकेंड मियोसिस होती है तो उससे फिर फर्दर यानी कि 2 सेल बन जाती हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये 4 यानी जैसे कहते हैं 4 माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं। और इनकी अगर आप प्लॉइडी देखते हैं तो प्लॉइडी क्या होती है, ये मान लीजिए 2n सेल है तो इनकी प्लॉइडी होगी बच्चों 1n, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जितने भी गैमीट होते हैं यानी कि मेल और या फीमेल गैमीट्स होते हैं, ये तभी बनते हैं जब वो सेल कैसे करती हैं, मियोटिकली डिवाइड करती हैं, जब उनमें मियोसिस होगा, क्योंकि मियोसिस होता है इसलिए, गैमीट बनाने के लिए मियोसिस होता है। तो जो ये गैमीट बने तो ये कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, नेचर में ये हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन ये जो टेट्राड फॉर्मेशन हुई है, अब ये जो टेट्राड बनते हैं ये अलग अलग यानी कि जैसे कहते हैं अरेंज होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो इस पोलन सैक के अंदर, जैसे मानो बहुत सारी थी, मैंने अभी बताया था कि नंबर ऑफ यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, सभी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से क्या होगा कि ये डिवीजन होगी मियोसिस, और हर एक सेल से यानी कि जैसे कहते हैं जो जितनी भी सेल्स होती है इसके अंदर, सभी की सभी सेल्स क्या कर लेती हैं, 4 माइक्रोस्पोर बना लेती हैं, यानी कि 4 जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे यानी कि डेवलप होंगे तो ये माइक्रोस्पोर भी अभी क्या होते हैं, जो टेट्राड बनते हैं, तो ये टेट्राड की जो जैसे कहते हैं शेप है या जो इनका अरेंजमेंट है वो कैसे हो सकता है, ये लीनियर हो सकता है। लीनियर से मतलब है जैसे एक लाइन में होते हैं, या टेट्राड फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे इस तरह से हो सकते हैं, या फिर ये जैसे टी शेप में हो सकते हैं बच्चों। तो ये अलग अलग जो फैमिली के प्लांट होते हैं उनमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, इनकी अलग अलग शेप होती हैं। बाद में धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे यानी कि प्रोसेस आगे चल रही है, फिर ये टेट्राड्स यानी अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि जो इनके माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद एक पूरा जैसे कहते हैं कोई ना कोई शेप एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन की जो शेप होती है बच्चों, ये अलग अलग हो सकती है। आप अलग अलग टाइप के, जैसे कभी अपने लैब में जाके देखो, जो बायोलॉजी की लैब होती है स्कूलों के अंदर, जब आपके आसपास के जो फ्लावर्स होंगे आप उन फ्लावर्स को क्या करो, पहले तोड़ के ले आओ। जैसे आपके जो भी नेबर में मान लीजिए सपोज आपको वहाँ पितूनिया का मिल रहा है, मैरीगोल्ड का मिल रहा है, या हैबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज का मिल रहा है, रोज का मिल रहा है, जो भी आपके आसपास के फ्लावर हैं, आप एक बार उनको वहाँ से लेके आइए, कलेक्ट करिए, और फिर लाके लैब में, और जो हमारी ग्लास की स्लाइड होती है, कांच की स्लाइड होती है बच्चों, उसके ऊपर उसकी डस्टिंग कर लीजिए। पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लो, यानी कि जो हमारी स्लाइड है, आपने जो हैंकी वगैरह होता है, रुमाल वगैरह होता है, या कभी जो आपके यानी कि जैसे कपड़ा है कोई लैब में, उससे आप उसको साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद ठीक है, या कॉटन से भी आप साफ़ करते हैं, या थोड़ा बहुत एल्कोहल लगा के भी आप उसको अच्छी तरह से क्लीन, नीट और क्लीन यानी कि स्लाइड ले लीजिए। और उसके ऊपर जब आप अपने उस फ्लावर की डस्टिंग करोगे जो आप लेके आए हो, ठीक है, तो बच्चों आपको बहुत सारे उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे। आप उन पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप में स्टडी करिए, माइक्रोस्कोप में देखिए, आपको अलग अलग यानी कि जो फ्लावर हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनके साइज में डिफरेंस मिलेगा, उनकी शेप में डिफरेंस मिलेगा, जो उसकी जो कवरिंग है, स्ट्रक्चर है, उसमें भी अंतर मिलेगा। तो ये क्या होता है कि अलग अलग यानी कि जो प्लांट होते हैं उसमें जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उन पोलन ग्रेन्स की अलग अलग बनावट होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है। हालांकि हम इसको भी एक अलग यानी कि ब्रांच में पढ़ते हैं, जैसे ना पैलिनोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। अगर आप मॉर्फोलॉजी जानना चाहते हैं किसी भी पोलन ग्रेन्स की, उसको समझना चाहते हैं, तो उसको हम एक अलग यानी जैसे कहते हैं ब्रांच में स्टडी करते हैं बच्चों, और वो ब्रांच आती है हमारी पैलिनोलॉजी। उसमें आप पूरे यानी कि पोलन ग्रेन्स की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, साइज है, शेप है, और उसमें पाए जाने वाले जो जैसे कहते हैं जर्मपोर होते हैं, उनके नंबर हैं, उनकी पोजीशन है, उन सभी के बारे में अगर आप उनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो क्योंकि वो टैक्सोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पैलिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, एक जो किसी प्लांट के पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अब क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि ये बन जाते हैं। तो इनिशियली अगर आप इन पोलन ग्रेन को देखते हैं तो ये यूनिन्यूक्लिएट होता है। यूनिन्यूक्लिएट से मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है, और धीरे धीरे इसके ऊपर क्या है, कवरिंग जैसे कहते हैं, ये कवरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इस पर दो मेनली इंपॉर्टेंट जैसे कहते हैं ना लेयर चढ़ती हैं। एक जो बाहर की लेयर है हम उसको कहते हैं एक्साइन होती है बच्चों, ये बहुत ही थिक होती है,
और बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं रेजिस्टेंट होती है। ये आउटर वाली जो लेयर है एक्साइन, ये क्योंकि किसकी बनी हुई है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और ये स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में बताया होगा, जो ये टेपिटम की सेल्स आप बच्चे देख रहे हो, जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसमें जब आप लेयर देखते हैं तो बाहर की लेयर कौन सी है, एंडोथीसियम, यानी कि जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, वो एंडोथीसियम की लेयर है। एंडोथीसियम के नीचे की जो लेयर है वो कौन सी है, 2-3 मिला के मिडिल लेयर्स होती हैं। और जो मिडिल लेयर के भी नीचे वाली एक यानी कि लेयर होती है, इस लेयर को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं टेपिटम की लेयर। और जो टेपिटम की सेल्स मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, तो ये टेपिटम की जो सेल्स होती हैं बच्चों, या टेपिटम की जो लेयर है, इसमें 2 टाइप की सेल हैं। एक सेल तो कौन सी होती है, ग्लैंडुलर, एक सेल होती है ग्लैंडुलर और दूसरी होती है अमीबॉइड। जो अमीबॉइड सेल्स होती हैं, ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लाइक ये अमीबा की तरह होती हैं। इनका काम होता है न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करना। ये न्यूट्रिएंट यानी जैसे कहते हैं प्रोवाइड करती हैं डेवलपिंग जो माइक्रो स्पोरोसाइट सेल्स होती हैं, या जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, उनके लिए यानी कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। इनका काम ही है जैसे इनको न्यूट्रिएंट देना। जबकि जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, जो टेपिटम की ग्लैंडुलर सेल्स हैं, ये कैसी होती हैं, इसलिए ये भी 2 टाइप से हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि टेपिटम की सेल या तो मेनली कैसी हो सकती है, यूनिन्यूक्लिएट, और या हो सकती हैं बाई न्यूक्लिएट, और या हो सकती हैं मल्टी न्यूक्लिएट। ये कैसे बन जाती हैं कि कभी कभी सम टाइम जब बाई या मल्टी न्यूक्लिएशन होगा, यानी कि न्यूक्लिएट बनेंगे, तो इसलिए आ जाती हैं कि कुछ टेपिटम की सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो जो उनके बीच का जैसे वॉल होता है, मान लो सपोज एक टेपिटम की सेल ये है यार, एक ये वाली है, तो इनका जो बीच का पार्टीशन है ये डिजॉल्व हो जाता है या हट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसके कारण इनके साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए और इनमें जो 2 न्यूक्लियस हैं वो इसी के साइटोप्लाज्म में फ्लोइड करने लग गए। तो इससे क्या हो गया बच्चों, ये बाइन बन गई। 3 सेल आपस में फ्यूज करेंगे तो ट्राई बन जाएंगी। तो ये 2 या जैसे कहते हैं 3 न्यूक्लियस वाली भी हो सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट। तो अगर हम फंक्शन के पॉइंट से देखें तो जो टेपिटम की सेल्स हैं वो 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। एक तो फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, और जो दूसरा फंक्शन होता है बच्चों वो है यानी जो ग्लैंडुलर सेल का है। तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं वो 2 करती हैं कौन सी, अमीबॉइड सेल्स। और जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं, ये ग्लैंडुलर सेल क्या काम करती हैं, जैसे नाम से पता चल रहा, ये ग्लैंड की तरह काम करती है, ये सिक्रीशन का काम करती हैं। और जो सेल सिक्रीशन करती है तो क्या सिक्रीशन करेंगी, जैसे कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं, या इसके अलावा जैसे कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, अमीनो एसिड सिक्रीट करती हैं। तो यही जो सेल है जो ग्लैंडुलर है वो ये केमिकल सिक्रीट करती हैं स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरो जो पोलिनिन है एक जैसे कहते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स है, और बहुत ज़्यादा जैसे ये हार्ड होता है, रेजिस्टेंट होता है बच्चों, ये थिक है, रेजिस्टेंट होता है किसके लिए, जैसे मानो इस पोलन ग्रेन के ऊपर किसी भी हीट का, कोल्ड का, या जैसे कहते हैं एसिड का या एल्कली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देगा। ये स्पोरोपोलिनिन इतनी रेजिस्टेंट यानी जैसे कहते हैं एक लेयर बन जाती है पोलन ग्रेन के ऊपर। अगर बाई चांस ये पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ के और कहीं जाके ऐसी जगह गिर जाएं कि जो एक तरह से ना फॉसल्स बना लें, माइक्रो फॉसल्स जिनको कहते हैं। आपने सुना भी होगा जब आपने फॉसल्स स्टडी या किसी फॉसल्स के बारे में सुना हो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नीचे अर्थ के नीचे बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं, और वो एज इट इज़ फॉर्म में निकल जाते हैं, उसी अवस्था में यानी कि वो हम कभी कभी निकल जाते हैं, मिल जाते हैं हमको। तो अगर हम पोलन ग्रेन्स भी हमको मिल सकते हैं क्योंकि उनका डिग्रेडेशन नहीं हो रहा। वो डिग्रेडेशन क्यों नहीं हो रहा पोलन ग्रेन का बच्चों, कि पोलन ग्रेन इसलिए डिग्रेड नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर की जो बाहर की कोट होती है, कवरिंग होती है, वो क्या किसकी बनी है, एक्साइन की बनी होती है। एक्साइन क्या है, एक्साइन की जो लेयर होती है ये किससे बन रही है, ये टेपिटम की सेल सिक्रीट करती हैं स्पोरोपोलिनिन। और ये स्पोरोपोलिनिन के ऊपर भी कुछ और जैसे बॉडी होती है, यूबिस बॉडी वगैरह होती हैं, या और कुछ केमिकल्स यानी कि डिपॉजिट हो जाते हैं। या जैसे अगर मान लो कोई ये पोलन ग्रेन्स कैसा है, पोलन ग्रेन्स मान ली किसी ऐसे प्लांट का है जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा हो रहा हो। अगर वो इंसेक्ट के द्वारा यानी कि उसमें पॉलिनेशन, जब आप पढ़ोगे अगले यानी कि जो मैं वीडियो डालूंगा बच्चों, उसमें जैसे पॉलिनेशन कैसे होता है, तो पॉलिनेशन के लिए जो एजेंट्स होते हैं 2 तरह के हैं, बायोटिक या एबायोटिक। तो जो बायोटिक एजेंट है उनमें यानी कोई एनिमल्स है या कोई इंसेक्ट होते हैं, तो जब वो पॉलिनेशन कराते हैं तो पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, वो स्टिकी होने चाहिए। जो पोलन ग्रेन्स हैं वो थोड़े चिपकने वाले होने चाहिए।
तो इसको जो चिपचिपा बनाता है, अगर मानो वो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड होने वाले पोलन ग्रेन्स हैं, तो बच्चों इसी एक्साइन के ऊपर क्या मिल जाएगी आपको, एक जैसी बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा पदार्थ है जिसे कहते हैं पोलन किट, उसको हम कहते हैं पोलन किट। तो ये भी इसके ऊपर मिल जाएगा, पोलन किट भी पाए जाते हैं। और इसी एक्साइन के ऊपर कुछ ऐसी प्रोटीन्स भी होती हैं बच्चों जो कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस में, यानी जैसे कहते हैं ना, जब ये पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन करेगा अपनी ही स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर या उसी सेम फ्लावर का जो स्टिग्मा होगा उसके ऊपर जब गिरेगा, जाके फॉल डाउन करेगा, चाहे वो किसी भी एजेंट के थ्रू करे या सेल्फ हो, खुद भी हो, जैसे आप जानते हैं कि पॉलिनेशन में भी सेल्फ और या क्रॉस, तो किसी भी यानी कि तरीके से जब ये पोलन ग्रेन्स फॉल डाउन करते हैं ओवर द स्टिग्मा, तो वहाँ पर क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ पर इनमें आपस में एक कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस होती हैं। तो उसी कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस में इनको पहचाना जाता है कि ये स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। अगर ये मान लो बच्चों स्पेसिफिक होगा तभी यानी कि वो स्टिग्मा जो रिसेप्टिव पार्ट है इसको जर्मिनेट करने के लिए अलाउड करेगा, अदरवाइज नहीं तो इसको रिजेक्ट कर देगा। तो वो कैसे पहचानते हैं, उसको पहचानने के लिए भी इन पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल है यानी कि एक्साइन है, इस पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम कंपेटिबल प्रोटीन के नाम से जानते हैं या रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। वो रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर्स होते हैं, यानी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो इस पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज करने में मदद करती हैं। तो इसलिए जब ये पोलन ग्रेन बन रहे हैं बच्चों, तो आउटर लेयर किसकी होगी, ये एक्साइन की। समझ में आ गया होगा, ये हार्ड होती है, थिक होती है, रेजिस्टेंट होती है और स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम इंटाइन कहते हैं, ये थोड़ी थिन वॉल होती है, और क्योंकि ये पैक्टोसेलुलोजिक है, जो सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टोसेलुलोजिक का मतलब है पैक्टिन होता है, इसमें सेलुलोज होता है, ये थिन वॉल्ड होती है और ये इंक्लोज कर रही है किसको, एक सिंगल न्यूक्लियस को। इनिशियली इसमें एक ही सिंगल न्यूक्लियस होता है और वो भी हैप्लॉइड है, और ये साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, जैसे लिपिड के रूप में होते हैं, प्रोटीन्स के रूप में होते हैं। तो ये इस स्टेज में ये बन जाते हैं बच्चों, और इसी स्टेज में बनने के बाद अब अगला जो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब ये पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं तो ये इस स्टेज में नहीं आते, इसमें इन वीवो जैसे कहते हैं, इन वीवो डेवलपमेंट होता है, उसको कहते हैं या इन सिचु डेवलपमेंट या प्रीकॉशियस डेवलपमेंट भी कहते हैं। यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं ये निकलने से पहले ही इसमें डेवलपमेंट इसी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये डिवाइड करके यानी कि या तो 2 सेल स्टेज में और या फिर 3 सेल स्टेज में, ये 2 तरह से निकलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं, ज़्यादातर मेनली जो प्लांट अपने द्वारा पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं आफ्टर डहिसेंस, जब ये यानी कि एंथर फटता है, जैसे मैंने लिखा है ना, ये स्टोमियम यहाँ से ये फट जाएगा, और फटने से पहले भी कैसे फटेगा कि जो ये लोब हैं ये दोनों यानी कि फ्यूज हो जाती हैं। एक ही जो यानी जैसे लोब है उसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, दूसरी लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो ये आपस में पहले यानी कि फ्यूज होके 2 चैम्बर बना लेंगे, एक चैम्बर ये और एक ये चैम्बर ये, और जहाँ पर ये इनके बीच का इंटरमीडिएट यानी जैसे कहते हैं ये ग्रूव है, सेलो ग्रूव, यहाँ सेलो ग्रूव की जो सेल्स होती हैं एंडोथीसियम के जस्ट नीचे जो हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं, तो ये डिहाइड्रेट हो जाएंगी, और डिहाइड्रेट होने के बाद जैसे जैसे ये डिहाइड्रेट होगा, प्रोसेस जैसे आगे बढ़ रहा है, तो ये ड्राई अप हो जाती हैं, सूख जाती हैं, इनमें सेल्स में जो है ना एक तरह से श्रीवल्स हो जाती हैं, यानी कि ये कंस्ट्रिक्ट करके सिकुड़ जाती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो यहाँ से जहाँ ये हमने बताया एंडोथीसियम के जो नीचे लाइनिंग होती है स्टोमियम, यानी कि एंडोथीसियम की सेल्स ऑलरेडी फाइब्रस सेल्स होती हैं, ये डेड सेल्स होती हैं, और जो नीचे की हाइपोडर्मल सेल्स है ये थिन वॉल्ड होती हैं। तो जब ये ड्राई अप होंगी तो यहाँ पर मेनली क्या बन जाएगी, इनको जगह मिल जाती है, और ये यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकल जाते हैं। तो ये पोलन ग्रेन जब बाहर निकलते हैं बच्चों, तो या तो ये 2 सेल स्टेज में रिलीज होंगे और या फिर ये 3 सेल स्टेज में। अगर 2 सेल स्टेज में होते हैं तो इसमें क्या सा होता है, इसका न्यूक्लियर डिवाइड करके 2 सेल बना लेगा, यानी कि एक जेनरेटिव सेल और दूसरा बना लेगा वेजिटेटिव सेल। और यदि ये 3 सेल स्टेज में निकल रहा है 3 सेल स्टेज में, तो क्या बनाएंगे, उसका जेनरेटिव सेल्स भी जो यहाँ से डिवाइड करके 2 मेल गैमेटोफाइट बना लेगी। तो वो डिपेंड करता है कि मान लो कौन सा प्लांट है। मेजोरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं वो 2 सेल स्टेज में निकालते हैं लगभग, यानी कि जैसे कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आप देखोगे तो 60 से 70% प्लांट यानी कि 60 to 70% प्लांट ऐसे होते हैं जो इसको 2 सेल स्टेज में निकालते हैं, और बाकी के रिमेनिंग यानी कि जैसे कहते हैं 30 to 40% प्लांट ऐसे हैं जो इसको 3 सेल स्टेज में निकालते हैं। तो वो डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, अलग अलग प्लांट में जो ये पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, वो 2 सेल स्टेज में होंगे या 3 सेल में। तो जो इसका डेवलपमेंट होगा बच्चों, अब अभी हमने एक केवल इसका इनिशियल स्टेज बताया, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस,
यही हम यानी कि आपको बताना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से कि जो प्रोसेस है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये माइक्रोस्पोर बन चुका है, लेकिन अभी ये रिलीज नहीं होगा जब तक कि इसमें या तो 2 सेल स्टेज नहीं आएगी और या फिर 3 सेल स्टेज नहीं आती। और जैसे ये बन जाती हैं तो ये एंथर डहिस हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और इसमें से ये पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। तो अब आपको बच्चों ये मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको बच्चों ये समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी हमारी आने वाली वीडियो होंगी, आप यदि हमारी आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएंगी बच्चों आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप हमारी पुरानी वीडियो को यानी पिछली वीडियो को देखना चाहते हो तो उनको देखने के लिए आई बटन को क्लिक कीजिए, ताकि हमारी यानी कि सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों।